हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग ये क्लास छठा है, पांचवा तक कर लिए थे। ये रेस 6 हम लोग लूसेंट का रेस कर रहे हैं। एक तरह से रेस लगा रहे हैं लूसेंट का सभी। इसका मतलब सभी सब्जेक्टिव देख लेंगे, उसके बाद इस पे हम लोग एमसीक्यू भी स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए उसका भी 3 वीडियो डाल दिया गया प्ले लिस्ट में बनाकर। ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके एक प्ले लिस्ट होगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और इधर से जो पढ़ रहे उधर बनाइएगा तो थोड़ा बहुत आसान लगेगा और पूरे याद हो जाएगा अच्छे से। चलिए देर न करते हुए करते हैं चालुक्य वंश शुरू। चालुक्य वंश को वातापी वंश। जयसी ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने ही पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन प्रथम किसको हराया था? हर्षवर्धन को। कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? यह पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर, देखिए हर्षवर्धन याद रखिएगा, हर्षवर्धन किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन सा उपाधि? परमेश्वर। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की। परमेश्वर और दक्षिणा पथेश्वर मतलब सौर की उपाधि धारण किसने की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 442 ईस्वी में परास्त किया। फिर पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया? पल्लवी वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया है। संभवतः कहा गया है कि हो सकता है पुलकेशिन द्वितीय इसी युद्ध में मारा गया हो। तो इसके कौन सा वंश? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, ये भी इंपोर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। हर्षवर्धन फिर पुलकेशिन द्वितीय को ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। लेखक रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। किसके? शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे ओबिनजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पत्तडकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर का लोक महादेवी ने। किसकी पत्नी? विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी थी। द्वितीय पत्नी इसकी क्या? त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। चालुक्य वंश। वेंगी, वो वातापी था, ये वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसी प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसी द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पडरंग था। आइए चोल को देखते हैं। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ।
पल्लवों के ध्वंसावशेषों पे इस वंश के संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक बहुत बार आता है, विजयालय था। कब से कब तक रहा था ये? 850 से 87 ईस्वी तक। जिसकी राजधानी तंजाई या तंजौर या तंजावुर बोल सकते हैं। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर करवाया। निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर किसने करवाया? नरकेसरी की उपाधि धारण, ये विजयालय ने। आगे, चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग था। कुलोत्तुंग भी किस वंश का था? चोल वंश का था। तक्कोकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांचवें को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल समाज के एक नया प्रांत मुमड़ी चोल मंडलम बनाया और पोलन्नुरुवा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का बनवाया। तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? ये राजराज प्रथम ने। ये शिव मंदिर का, तंजौर में शिव मंदिर का, यह तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर ये किसने बनवाया था? राजराज प्रथम है। राजराजेश्वर राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगोकोड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगोकोड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम कौन सा? गंगोकोड चोल की उपाधि धारण किया। ये याद रखिएगा, गंगेट चोल की उपाधि किसको? राजेंद्र प्रथम को। कोदंड राम की उपाधि आदित्य प्रथम। आइए देखते हैं आगे। ये चोल को पहले देख लेते हैं। चोल काल में भूमि का प्रकार देखिए। बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान की स्वामी भूमि। क्या? गैर ब्राह्मण किसान की स्वामी भूमि, याद रखिएगा। बेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। साला भोग किसको कहा जाता? किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को साला भोग कहा जाता था। देवदान या तिरुनमटकनी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था देवदान या तिरुनमटकनी। अब पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लीचंदम कहा जाता था। आइए फिर इसका देखते हैं यहां से। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की और राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। किसकी भूमिका? मध्यस्थ की भूमिका। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। देखिए, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता था, फिर भी राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया था। ये विष्णु की मूर्ति को समुद्र में किसने फेंकवा दिया था?
ये कोलोत्तुंग द्वितीय ने, किसने? कोलोत्तुंग द्वितीय ने। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सिरुद्रन कहा जाता था। याद रखिएगा, निम्न श्रेणी के सिरुद्रन, शेरु था फिर भी निम्न था, मतलब नीचा था, और ये उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था। चलिए आगे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु के स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर साधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता। देखिए, चोल काल में भूमि उपज का कितना भाग हुआ करता था? भूमि कर उपज का, ये बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर उपज कितना हुआ करता था? 1/3 भाग। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्थ वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। क्या? कासू। चोल काल में तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि जैनोगोंदर था। उसकी रचना कलिंग तुपर्णी था। क्या था? कलिंग तुपर्णी। कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसको कहा जाता है? कंबन को, ओटकुट्टन और पुगलेंदी को। यह तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। याद रखिएगा, कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी। ये दे सकता है तीनों ऑप्शन में, एक और ऑप्शन में कुछ दे देगा और बोल देगा इसमें से कौन सा नहीं है त्रिरत्न तमिल साहित्य का, तो आप उसको चूज कर लीजिएगा। यह कंबन है, ओटकुट्टन है और पुगलेंदी है। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। देखिए, पंप, पोन और ये भी 3 स्टार मार लीजिए। पंप, पोन और रन किसका था? कन्नड़ का है। देखिए, न आता है, कन्नड़ में 9 आता है तो इस सब में 9 आता है। रन, पन, पंप, इसमें भी 9 आ रहा है। पंप, पोन, रन, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। आइए उससे पहले ये देख लेते हैं। उत्तर मेरुरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। भू राजस्व पढ़े थे हम, 1/3 भाग। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। यह बहुत अच्छा था। इस यहाँ भी होना चाहिए। संसद में भी 3 साल, अगर 5 साल रहता तो अगला साल नहीं होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है परिवर्तन। ठीक है, यदि कोई पिछले 3 साल में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। चलिए आगे देखते हैं। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
अपने या अपने सगे संबंधियों का खाते जमा नहीं करा तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। आइए इसमें अब देखते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष का माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईशान शिव, शैव संत क्या था? ईशान शिव, ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। शैव संत ईशान शिव किसका था? राजेंद्र प्रथम के गुरु। राजेंद्र प्रथम के गुरु पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? ईशान शिव। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था क्या कहा जाता था? तनियर कहा जाता था। उत्तर मेरुरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। कौन समिति? बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में आम वस्तुओं का आदान प्रदान का आधार क्या था? धान था। पहले धान उनका ही सामान लिया जाता था, मतलब कोई भी अनाज का लिया जाता था, एक्सचेंज होता था, मतलब आप कुछ उसको दीजिए तो आपके बदले में कुछ आ जाता है। ये सब गांव में ज़्यादा होता था फ्रेंड्स, हम भी ऐसा किए हैं। धान देते थे तो गाजर देता था, टमाटर देता था, मिश्रीकंद आता था उस समय, अभी भी आता है। चलिए उस समय ये प्रथा थी। अब तो लोग रुपये से सब चीज़ को अब देखने लगे हैं। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलबार एवं शिव के उपासक नयननार संत कहलाते थे। ये भी आते रहता है। विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता था? अलबार, और शिव के उपासक को नयननार। नयनार शिव के उपासक, विष्णु के उपासक अलबार। आइए यादव वंश शुरू करते हैं। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंह 1210 से 1246 ईस्वी तक था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन ने भेजा था दक्षिणी अभियान के लिए, तो उस किसके साथ लड़ा था? ये रामचंद्र के साथ लड़ा था, मतलब रामचंद्र के खिलाफ लड़ा था। तो वो अंतिम शासक था। इन्होंने ही मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। आइए होयसल देखते हैं। होयसल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश का यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल का वंश का अंतिम शासक बीड बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेबीड था। कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी था। बनवासी था राजधानी, और इसकी स्थापना कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। गंग वंश। गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम था। आइए काकतीय वंश देखते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। क्या कौन था काकतीय वंश का संस्थापक? बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। ये रुद्रमा देवी गणपति किसकी बेटी थी? गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया।
जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1327 तक था। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक रहने देते हैं। सीमावर्ती या ये आगे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में कर लेंगे हम लोग। जय हिंद।